देखो 44 नंबर क्वेश्चन लोग बनाए थे, है ना। अब 45 बनाना है। 44 बताए थे ना। हाँ, 45 देखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन बहुत सारा है, कितना लिखेगा, है ना। इसको ऑब्जेक्टिव को ऐसे ही मतलब कि प्रिंट करा लेना है ना, टेलीग्राम से डाउनलोड करके। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं कहीं लिख लेना है ना, जहाँ जरूरत है, कहीं कहीं जरूरत रहता भी, कहीं नहीं भी रहता है ना। तो 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पहले देखो ना, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोलता है। सो आंसर छोड़ो, क्वेश्चन क्या कहता है समझ में आ रहा है। हम्म। क्या नहीं। देखो कहता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास का रड है ना, ग्लास का रड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। और वो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ग्लास रड है, वो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। तो हम लोग को लगता है कि जैसे ग्लास रड में पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसको वो अट्रैक्ट कर रहा है उसमें तो नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ दिख रहा हो कि आंसर नेगेटिव नहीं दिए हुए, नहीं। तो आंसर गलत है कि क्या है। सही आंसर सी नंबर होना तो चाहिए, कौन सा ये लग रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, है ना। मतलब ये भी होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा सही है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये बात सही है, लेकिन 100% सही नहीं है, थोड़ा और कुछ उसमें होगा, ठीक है ना। तो देखो इसका होगा या तो नेगेटिव चार्ज रहेगा या फिर न्यूट्रल रहेगा। कैसे देखो, जैसे किसी वस्तु में पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा वस्तु में नेगेटिव है, तो ठीक है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता ही तो बात होता ही है। लेकिन यदि इसमें कोई चार्ज नहीं भी रहे तब भी अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक उदाहरण लेते हैं दैनिक जीवन का। जैसे कि हम लोग अपने बाल में कंघी को रगड़ते हैं, इस पेन को भी रगड़ेंगे तो हो जाएगा। तो कंघी को रगड़े हम लोग थोड़ा देर तक, तो उसमें चार्ज आ गया, कंघी में क्या हो गया, चार्ज आ गया। अब कागज का छोटा छोटा टुकड़ा हम लोग लेते हैं और उसको रखते हैं टेबल पर, कागज का छोटा छोटा टुकड़ा को टेबल पर रखते हैं। क्या कागज के टुकड़ा को हम लोग चार्ज किए क्या, लेकिन उसको अट्रैक्ट करता है कि नहीं। कंघी अट्रैक्ट कर लेता है किसको, कागज का टुकड़ा। कागज का टुकड़ा तो न्यूट्रल है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना। अब हम कारण खोजेंगे कि क्यों अट्रैक्ट किया। उसमें देखो अट्रैक्शन यदि होना था तो प्लस माइनस में होता है, यही ना। मतलब इसमें यदि प्लस है कंघी में, तो उसमें क्या होना चाहिए था, माइनस, लेकिन उसमें माइनस हम लाए कहाँ। वो तो ऐसे कागज का टुकड़ा में तो कोई भी चीज न्यूट्रल ही तो होता है ना। तो कागज का टुकड़ा भी क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, उसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है देखो, जैसे कि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा, ये तो होता ही है। दूसरा बात ये देखो, जैसे प्लस है ना, और एक वस्तु है न्यूट्रल कैसा वस्तु है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन होता क्या है ना कि कोई भी बॉडी किससे बना होता है, बहुत सारे एटम्स से मिलके बना होता है, नहीं। अब एटम के अंदर क्या होते हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं। और इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड बनाता है, केमिस्ट्री में जो बॉन्ड बनता है वो कौन बनाता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है कि नहीं। जैसे ये कोई चीज है, मान लो प्लास्टिक का पेन, तो इसके अंदर बॉन्ड बना हुआ है प्लास्टिक के मॉलिक्यूल के बीच, तभी ना ये पेन है। नहीं तो सब पेन टूट जाता, सब मॉलिक्यूल बॉन्ड नहीं रहता तो क्या होता है, ये टूट जा बिखर जाता। हम लोग हैं तो हम लोग में भी बॉन्ड बना हुआ होगा तभी तो, तभी हम लोग सीधे, नहीं तो पता चलता मुड़ी उधर चल गया, पैर उधर चल गया, नहीं। मान लो बॉन्ड नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन का काम है बॉन्ड बनाना, है ना। और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं ना जो कि फ्री होते हैं, क्या होते हैं वो, फ्री। उसका काम है फ्री रहना, बॉन्ड नहीं बनाता, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मेटल में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, पाया सब में जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेटल में सबसे ज्यादा। तो इसमें कुछ होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, जिधर प्लस देखा उधर चल दिया, है ना, उसके तरफ अट्रैक्ट हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन।
और जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट वो भी होता है, लेकिन उतना आसान नहीं है ना। तो यहाँ पर जैसे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, वो प्लस की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया? इसका मतलब इधर वाला जितना इलेक्ट्रॉन है सब इधर शिफ्ट कर जा रहा है, माइनस माइनस फ्री इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जिधर से इलेक्ट्रॉन आया उधर क्या हो गया? प्लस। देखो इलेक्ट्रॉन जहां से कम होगा वहां पर प्लस चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां क्या होगा? माइनस चार्ज। तो इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा? क्यों प्लस? इलेक्ट्रॉन उधर कम हो गया और वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इस साइड, तो इस साइड क्या हो गया? माइनस हो गया। तो यहाँ पर यदि हम इसको हटा लें तो इसको हटा लेंगे फिर से वो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा? वो उधर प्लस है इधर माइनस, किसके कारण हुआ? प्लस चार्ज के। यदि इसको हम हटा ले तो वो कैसा हो जाएगा? उदासीन, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है ना। तो बोलते हैं ना कि ये पोलराइज हो गया। क्या हो गया? पोलराइज हो गया। मतलब प्लस एक तरफ, दूसरी तरफ माइनस, उसको क्या बोलते हैं? पोलराइज हो गया। ठीक है ना। पोलराइज का मतलब टेम्पोररी चार्ज आया। कैसा चार्ज आया? परमानेंट नहीं, तो कैसा? टेम्पोररी चार्ज है। यदि इसको हम हटा ले तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, टेम्पोररी चार्ज आएगा। क्या हो गया? पोलराइज हो गया। तो लोग वर्ड सुना, पोलराइज हो गया। ठीक है। पॉलिटिक्स में भी बोलते हैं पोलराइज कर रहा है वोट, है ना। नहीं बोलते वोट को पोलराइज कर रहा है, नहीं। पोलराइज मतलब ये हुआ कि प्लस उधर माइनस अलग अलग सब हो जा रहा है ना। तो अब बताओ, ये प्लस है तो इस माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा? नहीं अट्रैक्ट करेगा। प्लस, ये प्लस उस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन हुआ कि नहीं? तो ये न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन न्यूट्रल बॉडी को ये प्लस क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या सही होगा इसका आंसर? या तो नेगेटिव चार्ज होगा, फिर न्यूट्रल होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि प्लस प्लस में क्या होता है? रिपल्सन होता है। लेकिन हम तुमको दिखाएंगे कि प्लस प्लस में अट्रैक्शन भी हो सकता है। प्लस प्लस में क्या होगा? अट्रैक्शन भी होगा। प्लस और प्लस में अट्रैक्शन भी होगा, है ना। कोई मटेरियल क्या बाहर में, मतलब नहीं बाहर में नहीं है चार्ज, इसके सरफेस पर चार्ज है। जो प्लस है ना, तो इसके बाहर हवा में नहीं है चार्ज। नहीं, सरफेस अंदर कैसे होगा? सरफेस बाहर में होता है। हाँ बाहर होगा। जैसे सर्कल नहीं, ये स्फीयर टाइप का चीज है ना, स्फीयर है। तो इसका सरफेस किधर होगा? बाहर। तो चार्ज कहाँ पर है? इसे सरफेस में। लेकिन सरफेस में बनेगा कैसे? थोड़ा तो बाहर नहीं दिखेगा, ये दिखेगा बाहर में, लेकिन चार्ज कहाँ है? सरफेस पर, उसका सतह पर चार्ज। और क्या चाहिए? बाहर में चार्ज से। तब देखो चार्ज के लिए मैटर चाहिए ना। मैटर पढ़े थे ना हम लोग कि चार्ज कहीं ऐसे नहीं होता है। चार्ज के लिए क्या चाहिए? मैटर चाहिए। तो यदि मैटर रहेगा तभी चार्ज रहेगा। इसका मतलब यहाँ हवा में चार्ज नहीं रहेगा। यदि यहाँ चार्ज है मान लो, इसका मतलब यहाँ हवा है तभी चार्ज उसमें। और यदि हवा भी यहाँ नहीं रहे तो चार्ज नहीं रहेगा। चार्ज तभी होता है जब मास रहता है। मास के बिना चार्ज नहीं होता। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। 46 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पर स्प्रिंट हो गया 8 है। क्या है ये? -8। यस लिख, गलती से हो गया। तो देखो तो 46 नंबर क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक चीज और गलती है कि 3 माइक्रो कूलम। क्या है ये? 3 माइक्रो। यहाँ भी माइक्रो है, यहाँ भी माइक्रो है। तो 3 माइक्रो है, वहां पर क्या है? -8 माइक्रो है। अब क्वेश्चन देखो थोड़ा सा। कूलम्स लॉ का ही है। ठीक है ना। कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ रहे थे। कूलम्स लॉ 2 प्रकार का होता है। एक होता है हवा वाला, अभी कौन सा पढ़े हम लोग? हवा वाला। उसके बाद दूसरा पानी वानी वाला अभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया ना। देखो क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्ज 3 माइक्रोकूलम एंड, देखो एक है 3 माइक्रोकूलम का चार्ज और दूसरा क्या है? -8 माइक्रो
कूलम का चार्ज। जो है ना 8 जो सौ, इसको करेक्शन किए थे, हो सकता है पीडीएफ में वो ठीक हो गई, मेरे पास जो था ये पुराना था, तो इसमें जो सो एस यहाँ लिखा दिया, ठीक है ना। तो एक 3 है, दूसरा क्या है -8 है। ये अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है, करेगा ये अट्रैक्ट, क्योंकि एक में प्लस चार्ज है, दूसरे में कितना फोर्स है, फोर्स लग रहा है कितना का, फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा 1 न्यूटन फोर्स मतलब ये हुआ ना कि ये चार्ज उसको इधर खींच रहा है, कितना से, 1 न्यूटन से, और वो भी चार्ज इसको खींच रहा है उधर, इधर नहीं, ये भी 1 न्यूटन का बल यहाँ भी लगा रहा है। अब क्या है आगे, ये चार्ज जो +5 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, +5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, इसमें भी 5 जोड़ देना है, इसमें भी 5 जोड़ देना। तो बोलता है कि अब फोर्स कितना होगा, पहले कितना था तो अब कितना होगा, देखो इसमें 5 जोड़ो, तो 3 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और इधर -8 में 5 जोड़ेंगे तो माइनस, तो पहले था एक 3 माइक्रोकूलम का, दूसरा था -8 का, और कितना फोर्स लगा रहा था 1 न्यूटन, अब हो गया 8 माइक्रोकूलम और हो गया -3 माइक्रोकूलम, तो कितना फोर्स रहेगा, सेम, सेम ही ना, सेम फोर्स रहेगा, क्योंकि देखो ना कॉम्बिनेशन तो सेम है ना, अरे यहाँ भी 3 और 8, और यहाँ भी 8 और, बोलेंगे वहां -8 था, यहाँ +8 है, वहां 3 प्लस में था, यहाँ अंतर है ना, लेकिन इसको नहीं अंतर बोलते हैं, क्योंकि कल पढ़े थे ना कि कूलम्स लॉ में माइनस हम लोग नहीं लेते हैं, तो माइनस को छोड़ के सोचना है कूलम्स लॉ, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ क्या है 3 और 8, यहाँ क्या है 8 और 3, तो फर्क पड़ेगा क्या, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो Q1 लेंगे मान लो 3 और Q2 लेंगे 8, और अगला बार हम लेंगे Q1 8 और Q2 लेंगे 3, फर्क पड़ेगा, 3 गुना 8 24 होता है, 8 गुना 3 भी 24 से होता है ना, तो क्या आंसर होगा 1 न्यूटन, 1 न्यूटन ना। अब 1 न्यूटन यहाँ 2 जगह लिखा हुआ है, अट्रैक्टिव और क्या, अट्रैक्टिव का है कि ये प्लस है माइनस है, कैसा होगा, है ना, लिखना है इसको, लिखना लिख सकते हो, कहीं रफ में लिख लो, नंबर देके, क्वेश्चन नंबर देके ऐसे लिख लो ना, जैसे लिखे है ना। लिखना क्या, ये तो है, समझ में आ गया, छोड़ दो, है ना, समझ में आ गया। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे 44 नंबर पिछले क्लास में, तो वो तो उसको बनाए थे ना क्वेश्चन, लिखना पड़ता। हो गया, यदि कोई इसमें न्यू क्लास कर रहा होगा आज, तो उसका छूट गया है 7-8 क्लास, है ना, तो उसको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, टेलीग्राम से जुड़ने पर सारा क्लास उसमें दिखेगा, है ना, नोट्स में दिखेगा, ये सब सब क्वेश्चन उसमें सब दिखेगा, है ना। हो गया क्या, क्या चैनल का नाम 2024 विकास फीस क्लासेज, है ना, एडमिशन होगा तभी जुड़ पाएगा, है ना चैनल से नहीं पता चलेगा, है ना, नीचे एडमिशन होगा, यदि नहीं जुड़ा होगा ना तो नीचे ऑफिस में संपर्क कर लेना, है ना। हो गया ये, चलो 48 नंबर क्वेश्चन देखो, 48 का मतलब 48 क्वेश्चन हम तुमको नहीं बताए, बीच में क्वेश्चन छूटा हुआ है, अभी सब पढ़ाई नहीं हुआ है,
इसमें लगता है कि कितना 70-80 क्वेश्चन होगा, है ना। तो सब क्वेश्चन 48 नहीं बता दिए, जैसे से पढ़ा रहे हैं वैसे बता, ठीक है। तो घबराना नहीं है। देखो 48 पहले पढ़ाए हैं शुरू में ही, बनेगा ना। कहता है कि इसमें से कौन सा चार्ज जो सब पॉसिबल है। तो देखो पॉसिबल वही चार्ज रहेगा जिसमें 1.6 से भागा देने पर पूरा पूरा कट जाए। सीधा सीधा बात कि 1.6 से भागा देंगे अब पूरा कट जाएगा, तो पॉसिबल है। और नहीं कटेगा तो, यही ना बात बताए थे। इसको कौन सा सिद्धांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटाइजेशन। 1.6 से भागा देने पर कट जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो तो ये 58 कटेगा 16 से, ये कटेगा 16 दूनी 32, ठीक है ना। ये भी नहीं कटेगा, कटेगा ये। तो क्या आंसर होगा इसका? 3 नंबर। पहले भी क्वेश्चन बताए हुए सब। अब 49 हम बताए हैं क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अंतर है यहाँ। बनाओ बनाओ इसको 49। 49 नंबर हम बताए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ वैल्यू बदला हुआ है। तो लोग बना के बताओ इसका आंसर क्या होगा कि नहीं, ये वाला होगा। बनाए थे? नहीं, हम बताए थे उसमें क्वेश्चन था 1 कूलम, और यहाँ 1 कूलम नहीं है, 1 नाइनो कूलम। बदल गया ना, वो तो बनाया था, आ गया था आंसर। देखो ना बना के क्या चीज से बनेगा। अभी देखिए तो फॉर्मूले पढ़े हैं, तो क्यू बराबर एन ई से बनेगा, ठीक है। क्यू बराबर एन ई से बनेगा, तो क्या ये आंसर होगा ये वाला? देखो आंसर आ रहा है ना। नहीं बनेगा, बोर्ड पर नहीं बनाना, अभी कॉपी में बना है। एमएससी उमएससी कर लेगा तो बोर्ड में बनाना है। बोर्ड में पढ़ाने के लिए जो है ना, जैसे तुमको 1 घंटा पढ़ाते हैं ना, तो 1 घंटा पढ़ाने के लिए वो कितना दिन पढ़ना पड़ा है ना। बन गया ना, तो यही आंसर है, ठीक। लेकिन लेट से बना है ना, जल्दी बनाना है। जो नहीं बनाया उससे तो बेहतर है ना कि बना लिए, है ना। और को बनाया, किससे किससे आंसर आ गया? 1 2 और 2 1 आया, 3 4 आ गया। इधर तो लोग से नहीं, इजी तो है, इसमें कुछ है ही नहीं। कल परसों बताएं क्वेश्चन, है ना। कहा था कि किसी बॉडी में कितना चार्ज है, 1 नाइनो। नैनो भूला नहीं, नैनो मतलब 10 का पावर 9 -9। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है सो पूछा है। तो ये सूत्र लगाओ ना, Q बराबर क्या, इसी से नहीं बनेगा। मतलब जब भी चार्ज दिया रहे इलेक्ट्रॉन का बात करेगा ना, तो यही फॉर्मूला लगेगा, एकदम दिमाग में सेट कर लेना। तो देखो 1 नाइनो, नैनो मतलब 10 का पावर -9। यहां से n निकालो तुम, ठीक है। तो 1 गुणा 10 का पावर -9 डिवाइडेड बाय 1.6 10 का पावर माइनस, तो वैसे 96 हो गया। 4 बजे 100 और 19 में 9 चल गया, तो 10 बचा नहीं। इसको तुम 6.25 कर सकते हो कि नहीं, कल बताए थे ना। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, ये होगा। देख लो, ये कैलकुलेशन में दिक्कत है।
गप नहीं करते रहो, गप नहीं करो तो लोग। हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन बनाओ, मिटा दे इसको। 50 नंबर देखो। फिजिक्स में जो इंग्लिश होता है ना वो इजी होता है, वैसा लिटरेचर वाला इंग्लिश नहीं, एक ही चीज रिपीट होते रहता है ना। यदि बोलते को समझ में नहीं आता है तो वो सही बात नहीं है ना, समझना ही पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है सर? क्या कहता है, इफ ए सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन, कोई सॉलिड बॉडी उसको कहीं रगड़ा गया तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका क्या मतलब है? ठीक है ना, इट मीन्स दैट द बॉडी क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तभी नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन लिया होगा उसमें पॉजिटिव आ गया होगा। ठीक है ना, एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्वायर्ड मतलब ग्रहण किया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस क्यों लिख दिया? एक्सेस इसलिए लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से है, इलेक्ट्रॉन सबके पास होता है, लेकिन जितना पहले से इलेक्ट्रॉन था उसके अलावा वो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन कर, तो इसीलिए लिखता है उसको क्या, एक्सेस। और अभी ऑब्जेक्टिव इधर नहीं बनेगा, एक एक दो दिन छोटा छोटा है। इसमें देखो 52 में से नहीं पढ़ाया हुआ है, एक बनेगा। ये बताओ 54 नंबर बताओ। ठीक है, एटम पर कितना चार्ज होता है सब पूछा है नहीं, तो एटम पर कितना चार्ज होता है, जीरो होता है। एटम पर कितना चार्ज होता है, हम लोग बोलते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है, इसका मतलब क्या, जीरो चार्ज। क्यों जीरो चार्ज है? क्योंकि एटम में जितना प्रोटॉन्स होता है न्यूक्लियस में, उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काटता है। जैसे मान लो 10 प्रोटॉन है, मान लो सोडियम का उदाहरण लेते हैं ना, सोडियम में 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, 11 इलेक्ट्रॉन क्या है उसके बाहर घूम रहा है, तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो मिला जुला के जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं, हिंदी में उदासीन बोलते हैं। ठीक है, तो एटम कैसा होता है, उदासीन। उदासीन मतलब कोई चार्ज नहीं, जीरो कूलम चार्ज, कितना चार्ज, ये देखो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम है ना। 56 नंबर देखो तो, कूलम फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स के कई नाम है, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब बोलते हैं। तो कूलम फोर्स जो है ना उसका आर के साथ कैसा रिश्ता है, नहीं वही पूछा है, आर के साथ कैसा रिश्ता है, इन्वर्सली वाला ना, स्क्वायर वाला। ये देखो डायरेक्ट, ये बोलता है कि आर के साथ डायरेक्टली है, वैसा तो नहीं है, आर तो होता ही नहीं, आर स्क्वायर होता है, आर आर वाला खत्म हो गया, आर स्क्वायर यहाँ है लेकिन 1/, नहीं है, इसलिए गलत ये ना होगा, ये सब अभी नहीं हुआ है। ठीक है, ये सब अभी पढ़ा नहीं हुआ। देखो कितना क्वेश्चन इसमें है, 84, मतलब मान के चलो कि 80 क्वेश्चन, क्योंकि 2-4 गो रिपीट हुआ है। इस चैप्टर में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। अब हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना रहे थे, 2 क्वेश्चन बताए थे है ना, तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है,
ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। लिखने में समय मत लगाओ ना, घर में लिखने में बताए नहीं, ये सब सब पूरे पास उपलब्ध भी है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना। जेसीईआरटी का साइट होता है, एनसीईआरटी का प्ले स्टोर में भी मिलता है, या गूगल मैंने इसमें भी मिलेगा साइट, उसके www करके ncrt.com कुछ होगा। उससे जो किताब भी रखो, है ना, एनसीईआरटी का बुक रखो, अच्छा रहता है ना। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, ये समझ में नहीं आएगा अपने से, ठीक है ना। देखो देखो क्या कहता है, कहता है कि चेक दैट, ठीक है, चेक करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है? के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई एम पी, ठीक है ना, इज डायमेंशन लेस। बोलता है कि ये जो रेशियो है ना, सो डायमेंशन लेस है, जांच करके बताइए हमको, चेक करके बताइए कि डायमेंशन लेस है। तो इसका जांच जो है ना, दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, कि डायमेंशन लेस है। और फिर क्या बोलता है, बोलता है कि लुक अप टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, बोलता है फिजिकल कांस्टेंट का टेबल को देखिए, किताब में दिया रहता है टेबल, इसका वैल्यू उसका वैल्यू, तो बोलता है उसको देखिए, एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, बोलता है इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है ना। पहले तो बोला कि ये सिद्ध कीजिए कि डायमेंशन लेस है, फिर बोलता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इस रेशियो का क्या मतलब है, सिग्निफाई मतलब क्या चीज के बारे में ये तुमको इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा है, ये कुछ जानकारी देगा, क्या चीज के बारे में, है ना। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक ही क्वेश्चन में यहाँ समझो 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो ऐसा करो यहाँ पर कि तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो तुम, और बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो फिर दूसरे तरीके से बनाएंगे, है ना। लेकिन अभी देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम आर स्क्वायर से भागा दे दिए ऊपर, और आर स्क्वायर से नीचे भागा दे दिए, नहीं भी देंगे भागा तभी बन जाए, ठीक है ना। लेकिन ऐसे थोड़ा ज्यादा इजी होगा, भागा दे दिए, क्या कर सकते हैं सर। ऐसा मैथ का नियम ही है, जैसे मान लो 2/5 लिखा हुआ, तो हम क्या करते हैं, 2 को 3 से भागा देते हैं, और 5 को 3 से भागा देते हैं, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा पहचानना है कि ये क्या चीज है, इसको थोड़ा और तोड़ देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो एम ई है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है वो, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा था, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है ना। आर जो है सो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, दोनों के बीच का, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये भी प्रोटॉन का चार्ज है। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है उसका, प्लस माइनस होता है अलग बात, लेकिन कूलम्ब लॉ में क्या होता है, सेम। तो ये बताओ कि ये के Q1 Q2/r², ये तो कूलम्ब लॉ लग रहा है, और इसको देखो तो G(m)(e)(m)p/r², ये कौन सा फोर्स है, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, ग्रेविटेशन 11 क्लास, है ना। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये 12th क्लास में, ये 11th क्लास में, कुछ याद आया है क्या, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये मेरा है इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो बताओ इसका कोई डायमेंशन होगा, जब कट जाएगा तो कैसे डायमेंशन होगा, ये फोर्स है, ये भी क्या है, फोर्स है, तो ना तो इसका यूनिट होगा, डायमेंशन होगा, क्योंकि फोर्स बटा फोर्स होगा, क्या हो गया, डायमेंशन
ठीक है ना, बात सही है कि डायमेंशनलेस होगा। और बोलेंगे कि नहीं हम ऐसे आर स्क्वायर से भागा देखें, नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा फिर, ठीक है, नहीं बनेगा तो कैसे, देखो तुम सब का यूनिट पुट करो, के का, ई का, जी का, एम का, एम का, सब का यूनिट पुट करो, सब यूनिट कट जाएगा, सब यूनिट क्या होगा। थोड़ा एक बार तुम लोग बताओ यूनिट क्या क्या होगा, सो तुम पहले बताओ के का वैल्यू बताओ, 9 इंटू 10⁹, ठीक है, वैल्यू बता दिए, यूनिट बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, बताए हुए न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो वहां लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, देखना तुम लिख के, है ना। फिर देखो ये ई है, इसका क्या यूनिट होगा, इसका कूलम होगा, क्या होगा, कूलम का स्क्वायर, कूलम का, जी का बताओ, जी 11 क्लास कैपिटल जी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं, नहीं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो स्मॉल जी का होता है, ये स्मॉल जी नहीं, कैपिटल जी, इसका क्या होता है, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका एम का केजी 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 केजी, इसका केजी, इसका, अब देखना ना ऐसे लिखेगा सब कट जाएगा, तो बोलेंगे डायमेंशन नहीं है, ठीक, ये ज्यादा अच्छा मेथड है ना, ये एनसीईआरटी चाह रहा है कि इसी तरह से बनाए, है ना, देखो ना आगे पता चलेगा कुछ। अब क्या बोलता है, इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू बताइए क्या वैल्यू होगा, ठीक है ना, तो चलो बनाते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, तो लोग सबका वैल्यू तो पता ही है ना, के स्क्वायर बटे, चलो के का मान बताओ, ई का, जी का, है ना, देखो जी का मान जो है ना कैपिटल जी का बहुत छोटा होता है, लेकिन के का मान बहुत बड़ा होता है, के का मान 10⁹ में चल रहा है, अरे माइनस में चल रहा है, नहीं, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बताए थे, 9.1 10⁻31 केजी में लिख रहे हैं, किसमें लिख रहे हैं, बताए हुए, और प्रोटॉन का मास 6 10⁻, लेकिन एनसीईआरटी बोला ना कि अपने से सब नहीं, टेबल दिया हुआ उसको देख के बताओ, है ना ज्यादा, लेकिन हम लोग को याद रखना चाहिए, ये सब वैल्यू क्या है, याद रखना चाहिए कि प्रोटॉन का मास इतना, साइंस तुम पढ़ रहे हो तो ये सब भी वैल्यू नहीं याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो कैसे होगा, है ना, लेकिन ये क्या बोला कि टेबल देख लो, है ना, टेबल दिया हुआ है किताब में, और उसको देख के बताओ, ठीक है ना, देखो 16 का स्क्वायर 256, 2.5, और 10 का पावर ऊपर बताओ -38 अब +9, 10 का पावर -38 और 10 का पावर 9, तो 10 का पावर -29, 10 का पावर माइनस, कोई दिक्कत लग रहा है, और यहां बताओ 10 का पावर, इस सब तीनों को जोड़ दो, गुना में पावर क्या होता है, सबको पता है कि नहीं सब बात, जोड़ो, 1 और 1 2, 2 और 7 9, 1 और 3 4, 4 और 2, है ना, अब ये तीन चीज को गुना कर देंगे, ठीक है ना, किसको गुना करेंगे, किसको गुना करेंगे, 6.67, तीनों को गुना कर देंगे, तो 100 पॉइंट कितना आ रहा है, 100.75, ठीक है, कोई दिक्कत, अब 10 का पावर बताओ तुम लोग, हाँ 69 -69 ऊपर जाके +69, अब -29 40 ना बचेगा, और ये सॉल्व करके कितना आता है, 9 गुना कितना, ठीक है, कितना आएगा, इसको तुम 2.28 लिख सकते हो, और 10 का पावर 40, ये आंसर आया। अब एक क्वेश्चन और है कि ये जो आंसर आया इसका क्या मतलब, इससे हम क्या सीखते हैं, पूछा है व्हाट डज द रेशियो
सिग्निफाई से क्या महत्व है इसका? सिग्निफिकेंस मतलब महत्व होता है, ठीक है, क्या महत्व है बताओ, कोई सोच के बताओ, लिखते जाओ लिखते जाओ, कोई सोच के बताओ इसका क्या वैल्यू हो सकता, मतलब क्या इसका मतलब है। जैसे हम लोग सोचते हैं आंसर आ गया, अच्छा बात है आंसर आ गया, अभी पूछ दिया कि आंसर आ गया, इसका क्या मतलब है ना। एनसीईआरटी ना पूछेगा ही, हर चीज इसमें क्लियर होना चाहिए कि आंसर आया तो इसको देख के बताओ कि क्या इससे लग रहा है ना। हो गया ना। ये सब कैलकुलेशन हम कर दिए और तुमको समझ में आ गया, उतना से काम नहीं होता है, ठीक है ना, इसको घर में बना के अपने से देखना है, ये अपने से सब गुना उना करना है, ठीक है ना। परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो प्रैक्टिस नहीं है, यदि तुम एक बार बना के नहीं देखा एक दो बार तो नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, है ना। जो थ्योरी है उसको भी लिख के देखना है, जो न्यूमेरिकल उसको भी बना के देखना है, और जो ऑब्जेक्टिव है उसका रिवीजन करना है। किसी में लिखना भी पड़ सकता है, किसी में ऐसे, है ना। चलो थोड़ा समय होते जा रहा है, हो गया ना। तो देखो इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, देखो ये इतना आंसर आया, थोड़ा इसको ध्यान से देखो, ये बड़ा संख्या है कि छोटा संख्या है, बड़ा है, बहुत बड़ा संख्या है, 10 का पावर 39 है, समझ लो, 1 पर 39 जीरो, इतना बड़ा है, नहीं लिखेंगे बोर्ड पर तो पूरा भर जाएगा जीरो से, है ना। 1 पर कितना जीरो, 39 जीरो, ठीक है। अच्छा ये जो वैल्यू आया तुम्हारा वो एक्चुअली क्या चीज आ रहा है, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फोर्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स से जब भागा दिए तो इतना आया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना बहुत ज्यादा है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा, तो लगभग 10 का पावर 39 गुना ज्यादा। इससे सोचो ना कि मान लो इसका वैल्यू आ जाता 3, कितना वैल्यू आता है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 3 गुना ज्यादा है, नहीं यहाँ 3 नहीं आया है, 10 का पावर 39 इंटू समथिंग, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स कितना ज्यादा है, 10 का पावर 39 गुना, मतलब बहुत ज्यादा होता है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है, कैसा फोर्स है, कमजोर बल है। और सबसे स्ट्रॉन्ग बल कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स, कौन सा फोर्स, हाँ पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर बल क्या है, न्यूक्लियर फोर्स, वो कितना बड़ा होता है, कितना ताकतवर, तो इससे भी 100 गुना ज्यादा, इससे भी कितना, मैंने 10 का पावर 39 है तो उसमें 10 का पावर 41 के लगभग, ऐसे उसका फॉर्मूला नहीं होता है, किसका, न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ऐसे देखा गया एक्सपेरिमेंट से, तो देखा गया कि इससे भी 100 गुना लगभग ज्यादा होता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है, किससे,
ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज्यादा, इतना गुना ज्यादा। लिखो तो एक लाइन लिखो, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज, अरे मिटा दिए ना, इलेक्ट्रिक फोर्स इज, कितना लिखा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कितना लिखा थे, इलेक्ट्रिक फोर्स इज 2.28 है, 2.28 गुना 10 का पावर 39, 2.28 गुना 10 का पावर 39 टाइम्स, टाइम्स TIMES टाइम्स ग्रेटर देन, greater than greater than the greater than the greater than the gravitational force, greater than the gravitational force। बस यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे।